जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं उनको तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, खुद उनको पता होता है करना क्या है। yes, बाकी आप पीआईबी वेबसाइट आपको डेली खोलनी है Okay. कि गवर्नमेंट ने क्या क्या उस पर अपडेट किया है, क्या क्या डेटा दिए हैं, सबको पता है। सारी देश परेशान इससे। सीसेट Yes, sir, सीसेट हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छे से तैयार करिए, कम से कम 2 महीने देने जैसे पड़ेंगे जानते हैं आपको। यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है 7 जनवरी से। हमारे साथ अभी एक एस्पिरेंट है जो बाहर आए इंटरव्यू दे करके। मैं इनसे बात करता हूँ और कुछ इनका सजेशन और इनकी स्ट्रेटजीज भी आपके साथ शेयर करूंगा। सर, आपका नाम? राहुल। ओके सर, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ठीक था। किसके बोर्ड में था सर? ये शुक्ला सर थे, लेफ्टिनेंट जनरल, उनके से। सर, कैसा रहा उस अंदर का माहौल और कुछ क्वेश्चंस अगर आप बताएं। पहले तो सर माहौल के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत मिथ्स रिलेटेड है कि यूपीएससी का इंटरव्यू ऐसा होता है वैसा होता है। आप अभी एक्सपीरियंस दे करके आए हैं तो आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं अंदर का माहौल। माहौल तो अच्छा था, मतलब बहुत ज्यादा टेंस नहीं, बहुत ही प्लेफुल इंजॉयमेंट टाइप का था। ओके और मेरा तो ज्यादातर 2 ही चीजों पे चला है, वर्क प्रोफाइल एंड हॉबीज पे। ओके हाँ, तो बाकी बोर्ड बहुत अच्छा था। बाकी बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं, टाइम ले लीजिए, आराम से बैठिए, टेंशन मत लीजिए। तो बहुत कार्डियल बोर्ड था ओवरऑल। जैसे मॉक में होता है वैसा था या कुछ डिफरेंट उससे होता है? मॉक से थोड़ा सा डिफरेंट बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है ये नहीं आप गेस कर सकते। बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हॉबीज पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वर्क प्रोफाइल पे। मॉक एक तरीके से अच्छा होता है। मॉक आपको ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे एक्ट करना, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके लिए तैयार करता है। बट क्वेश्चंस सिमिलर बहुत रेयरली मिलते हैं ऐसे। ओके सर, आप वर्क प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, क्या आप ऑलरेडी कहीं जॉब में? मैं उत्तर प्रदेश पीसीएस में अभी सिलेक्टेड हूँ, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, मैनेजर खादी ग्राम उद्योग। ओके तो अभी मैं लखनऊ में पोस्टेड हूँ। ओके सर। हाँ, किस बैच के सर आप हैं? 2022। अच्छा सर। सर, आप तो अभी कुछ फ्रेशर्स को अगर आप जैसे जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा हो, अगर आप उनको सलाह दें तो यहाँ आने के बाद, क्योंकि वो बहुत सोचते रहते हैं कि अंदर जाएंगे, पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, कैसा वहाँ माहौल होगा, आप उनके लिए थोड़ा सा बताइए ताकि वो थोड़ा सा इजी फील करें ना, थोड़ा सा देखिए, किसी चीज के लिए डरना नहीं है। हाँ। बहुत ही सहयोग करते हैं, चाहे यूपीएससी के स्टाफ हो चाहे मेंबर्स हो अंदर। ओके। आपको अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अच्छे से बैठना है, वेट करना अपना। सब न्यूज़पेपर मैगजीन्स होती है, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए या वेट करिए। बाकी अंदर जाएंगे पहले तो नर्वसनेस होती है, ये लाजमी है, होना ही है सबको वहाँ पे। लेकिन आपको कंफर्ट जितना ज़्यादा कोशिश हो सकता है, आपको कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं वो कि आराम से बोलिए, ध्यान से बोलिए, मतलब टेंशन मत लीजिए। अच्छी बात है, यहाँ पे आ गए आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ओके। टेंशन मत लीजिए किसी चीज़ का, तो एक अच्छी चीज़ होती है। तो डर पहली बार में आता है, मुझे भी आ रहा था पहला इंटरव्यू यूपीएससी का। बट मैंने यूपी में इंटरव्यू दिया था, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, तो डर कम था मेरा। लेकिन बोर्ड मेंबर बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं आपसे। सर, आपने यूपी पीसीएस का भी इंटरव्यू दिया, यूपीएससी का इंटरव्यू, दोनों में अगर आपको डिफरेंट करना हो व्यूअर्स के लिए ताकि वो थोड़ा सा सहज। देखिए, यूपी में एक अलग चीज होती है कि यूपी में आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं शेयर की जाती है बोर्ड मेंबर के साथ। चाहे आपका नाम हो या प्लेस ऑफ बर्थ हो या कास्ट, ये सब रिलेटेड बातें नहीं होती। तो वहाँ पे डैप से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। दूसरा, वहाँ पे आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस की थोड़ा सा ज्यादा पूछते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी यहाँ भी है वहाँ भी है। बट वहाँ पे वो डैप वाला सीन है जो वहाँ पे बहुत मतलब इररिलेवेंट होता है, जो कि मॉक्स में बहुत पूछा जाता है। ओके। एक ये बड़ा डिफरेंस है जी। और तो कोई डिफरेंस नहीं, बाकी माहौल सेम होता है। क्वेश्चन में आपकी पर्सनालिटी चेक की जानी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या है, इंसान कैसे है, सहज है कि नहीं, प्लेफुल है कि नहीं, हमेशा टेंस में तो नहीं है, सिचुएशंस को कैसे झेलते हैं, ये दोनों में देखी जाती है आपको जी। और तो कोई खास अंतर नहीं है। ओके सर, अगर मैं अभी प्रीलिम्स की बात करूं, यूपीएससी का प्रीलिम्स सर मई में होने वाला है, आप उनको क्या सजेशन देंगे? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए अभी आपके हिसाब से? मिड फरवरी चल रही है, अभी 2 ढाई 3 महीने बचे हैं। देखिए, सबसे पहले तो सिलेबस देखिए कि और पेपर देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं। और ये मैं कहता हूँ सारे बच्चों से खुद करिए। किसी आजकल बच्चे क्या यूट्यूब पे देख लिया शॉर्ट वीडियो, ये आ रहा है, खुद से एनालाइज करो आप कि कैसे हो रहा है। उसको एनालाइज करके किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले पीवाईक्यू देखिए आप, पहले बेसिक सही करिए, चाहे एनसीईआरटी हो गई, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स, उसके बाद आप किसी कोचिंग या टॉपर्स का नोट्स उठाइए। बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स उठाते हैं कोचिंग या टॉपर्स का, वही पढ़ के चले जाते हैं, फिर फंस जाते हैं। अब जैसा कि पेपर में नेचर चेंज हो रहा है, आपको पूरा सिलेबस आना चाहिए, डीप आना चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो मॉक लगाते रहिए, जो भी प्रीवियस ईयर पहले करिए, उसके बाद मॉक लगाइए। तो ये बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। मैं 4 बार प्रीलिम्स क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन मैंने 2 चीज़ ज़्यादा करता हूँ मैं, वो मॉक्स लगाते रहता हूँ मैं जी। और दूसरा, आपकी अगर इन डेप्थ नॉलेज सारे स्टैंडर्ड्स सिलेबस की हो गई तो आपको बार बार उसको
किसी शॉर्ट नोट्स और उसमें नहीं जाना, अपने नोट्स बनाइए, खुद से रिवाइज करिए। और अगेन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स में खासकर, और मेंस में राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सर आपने यूपीएससी का 4 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। सर मैं आपका बहुत जरूर उन सजेशन जरूर लूंगा उन बच्चों के लिए जो देख रहे हैं, जो दिल्ली में, पटना में, इलाहाबाद में, इंदौर में, जयपुर में रहकर तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि सर आप स्वयं जानते हैं, सक्सेस रेशियो बहुत कम है। बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रीलिम्स में ही आउट हो जाते हैं। आपको क्या लगता है किन वजह से बच्चे बाहर हो रहे हैं, और आप उनको सजेशन क्या देंगे जिसकी वजह से वो भी आए मेन स्ट्रीम में, वो भी मेंस एग्जाम दें? आपको क्या देखिए, कुल मिला के एक ही चीज मैटर करती है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, उसको आप एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। ओके। तो मैंने जो खुद ये प्रॉब्लम फेस की है और स्टार्टिंग के टाइम पे, और बहुत बच्चों को भी देखा है, कंसिस्टेंसी नहीं है। ओके। तो जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हो या कोई भी टॉपिक उठा रहे हो, उसको खत्म करो, उसके बाद दूसरा टॉपिक उठाओ थोड़ा रेस्ट करके। लेकिन ऐसा नहीं कि एक हफ्ते को 12 घंटे पढ़ लिए फिर 2 हफ्ते मजे कर रहे हो। कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा इशू है बच्चों में। दूसरा है कि बच्चों के सोर्सेज सही नहीं है। स्टैंडर्ड्स बुक पे ना जाके जो शॉर्टकट्स है, मैराथन वीडियो है, चाहे नोट्स है, कई सारे कोचिंग्स वाले प्रोवाइड करते हैं, उस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं बच्चे। तो ये बहुत बड़ा इशू एक आता है। अच्छा। और बाकी वही है, प्लान आप बनाइए, प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए। और एक तो सबको पता है, सारी देश परेशान इससे, सीसेट। सीसेट बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार करिए, कम से कम 2 महीने देने पड़ेंगे आपको सीसेट को। क्योंकि सीसेट टफ होता जा रहा है दिन ब दिन। उसमें प्रैक्टिस करिए, अच्छे अच्छे यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, इंटरनेट का यूज करिए, उसमें तैयारी करिए उसमें। अगर सर मैं आपकी रिसोर्सेज की बात करूं तो पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, मॉडर्न इंडिया सब जानते हैं। इसके अलावा सर हिंदी मीडियम में सर और आप कुछ बताना चाहेंगे? इकोनॉमी का मैं आपसे स्पेशली जानना चाहूंगा, और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और करंट, आप तीनों। सर पहले इन्वायरमेंट आपको कैसे पढ़ते? इन्वायरमेंट का एक तो एनसीईआरटी है, उसको पढ़िए। एनसीईआरटी में है क्लास 12 की, वो ईवीएस की, उसको पढ़िए 11-12 की। साथ ही साथ शंकर आईएएस पहले अच्छा देता था, अभी थोड़ा सा इरेलेवेंट हो गया, लेकिन बेसिक्स के लिए अच्छा है। अच्छा। उसके साथ जो मेजर चीज है इन्वायरमेंट में, करंट, आपको डेली न्यूज़पेपर में देखना है कि क्या सिलेबस से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो रही है, उनका नोट्स बनाइए और उससे तैयार कीजिए। इन्वायरमेंट के लिए ये, इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह की बुक ले सकते हैं, उसके अलावा एनसीईआरटी तो है ही है। अच्छा। साथ ही साथ करंट उसमें भी देखिए, क्योंकि न्यूज़पेपर्स बहुत जरूरी है। अभी मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अलावा एक बिजनेस स्टैंडर्ड आता है और इकोनॉमिक टाइम्स आता है वीकली शायद, उसको जरूर देखें, क्योंकि हफ्ते भर की जो भी न्यूज है इसकी इकोनॉमी की, वो अच्छी रहती है। बस यही सारे सोर्सेज हैं, और प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी सर करंट अफेयर्स के लिए आप कौन सी मैगजीन फॉलो करते हैं? करंट के लिए मैंने कोई वैसे मैगजीन तो कई सारी फॉलो की है, कॉस्ट बेनिफिट कम रहता है। पहला तो ये कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, खुद से नोट्स बनाइए और डेली का बनाइए। मंथली मैगजीन में थोड़ा सा बहुत सारी चीजें हट जाती है। दूसरा, एक मैंने कई सारी, एक पीआईबी वेबसाइट आपको डेली खोलनी है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या, गवर्नमेंट ने क्या क्या उस पर अपडेट किया है, क्या क्या डेटा दिए हैं। कोई नई योजना आती तो पहले पीआईबी पे गवर्नमेंट अपडेट करती है, वो देखिए। साथ ही साथ आरबीआई की वेबसाइट हफ्ते में, महीने में एक बार खोल लीजिए, क्या क्या चेंजेस हुए नए नए। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का देखना, तो इंडिया ईयर बुक आता है, बढ़िया होता है। और बाकी इसके अलावा कोई भी कोचिंग का एक 365 या कोई भी जो ईयरली आता है, इन सब के अलावा ये करना ही आपको मस्ट है, जो मैंने बताया। इसके अलावा एक ईयरली रिवीजन के लिए रख लीजिए पेपर से पहले, बस। और एक होता है इनसाइट आईएएस की वेबसाइट है, उस पर आपको डेली क्विज आते हैं करंट रिलेटेड, वो कर सकते हैं आप, अच्छे होते हैं वो। जी सर, आप क्या नोट्स था यार, जो सब पढ़ते थे इन सबको कुछ नोट्स आप बनाते थे? नोट्स बनाया है मैंने अपने शॉर्ट्स, लेकिन फ्रेगमेंटेड रहते हैं बहुत ज्यादा, तो उसको मैं कहूँगा कि और ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाए। चाहे करंट से रिलेटेड अलग हो गया, स्टैटिक से अलग, क्योंकि कम टाइम में बाद में आपको रिवाइज करने में हेल्प मिलती है। ओके जी। आंसर राइटिंग को सर आपका सजेशन देंगे, आंसर राइटिंग पर आप क्या बोलना चाहते हैं? ये भी बहुत बड़ा एक वो है स्टूडेंट का ना सिलेक्शन का पीछे कर रहा है। आंसर राइटिंग में देखिए, आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक तो आपका कंटेंट और दूसरा टाइम। पहला तो मैंने जब पहली बार मेंस दिया तो टाइम ही नहीं हो पाया था उसमें। तो पहला चीज ये है कि आपको टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज्यादा। अगर आप अभी इनिशियल स्टेज में है तो एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, या फिर वीकली या डेली 1-1, 2-2 आंसर लिखते रहिए। साथ ही साथ अगर आपका प्री में अच्छा हो गया, अगर प्री दे दिया तो उसके बाद अगले दिन से ही मिला आंसर की आ जाती है, अगले दिन से आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। और पूरा आपको एक चीज अच्छी मिल जाती है आजकल, टॉपर्स की कॉपी जो आपको विजन आईएएस या और वेबसाइट पे मिल जाएगी, फोरम।
वो बहुत हेल्पफुल है। काफी सारे टॉपर्स हैं, जैसे पिछले बार आदित्य श्रीवास्तव सर हैं और भी कई लोग हैं, उन्होंने काफी अच्छा लिख रखा है। तो आप उनकी राइटिंग स्टाइल को देख के अपना कुछ इनोवेटिव भी कर सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। साथ ही साथ जितना ज्यादा से ज्यादा ये चीज मैंने रियलाइज की, एग्जाम्पल और फैक्ट्स ऐड करेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। मैंने भी गलती किया था पहले के मेंस में कि ऐसे पॉइंट्स लिख के छोड़ देता था। अभी उसमें एग्जांपल्स, डेटा जहां भी आपको बैठ रहे हैं वहां पे लिखिए आप। उसके लिए बहुत ज्यादा डेटा रटने पड़ेंगे, एग्जांपल्स रटने पड़ेंगे। तो ये एक अच्छा सही है। दूसरा, प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा, और मेंस में और तो कुछ नहीं है, प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। सर मेंस में क्रूशियल फैक्टर है आपका एथिक्स का पेपर, एसे का पेपर और आपका ऑप्शनल, ये आपके मार्क्स गेन कराते हैं जो आपको इंटरव्यू तक ले आते हैं। इन पर आपकी क्या रणनीति थी सर? स्पेशली मैं एथिक्स पे आपकी जरूर सर स्ट्रेटजी जानना चाहूंगा, एथिक्स को लेकर। एथिक्स देखिए, आपको पहले तो सिलेबस होना की डीप नॉलेज होनी चाहिए, सिलेबस को समझिए, उस पे और सोचिए। दूसरा, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ ये लिखा होता है जस्ट एक्सप्लेन, तो वहाँ पे भी आपको एग्जांपल्स यूज करने हैं। अच्छा, रियल लाइफ एग्जांपल, हिस्टोरिकल हो सकता है कोई अच्छा एग्जांपल, उसको जरूर यूज करिए। साथ ही साथ एक डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड करिए। कभी बार ऐसा होता है कि कोई स्टेटमेंट लिखा है, उसी को एक्सप्लेन करके चले आते हैं। वहाँ पे हमें ये भी लिखना है कि इसका काउंटर पॉइंट भी कुछ हो सकता है। तो एक तो ये बढ़िया है। बाकी केस स्टडी की आपको प्रैक्टिस करनी है, आपकी थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो बढ़ाएगी वो। रियल लाइफ प्रीवियस ईयर देखिए पेपर्स, उसको आप खुद पेन पेपर लेके बैठिए, उसको सॉल्व करिए, हाँ कैसे होगा, मैं रहता तो क्या करता। या फिर कोई भी रिसेंट एग्जांपल है, जैसे अभी मान लीजिए कुंभ में भगदड़ हुई। यस सर। तो एक एस्पिरेंट को सोचना चाहिए कि अगर मैं वहां होता तो मैं क्या क्या स्टेप्स लेता। बिल्कुल। तो ऐसे रियल लाइफ से कनेक्ट करिए। आपको रास्ते में देखना ट्रैफिक बहुत है, कैसे सही करना है, कैसे करते हैं, ये सब चीजें आपको रियल लाइफ में सोचनी पड़ेंगी। तो ऐसे एथिक्स है। बाकी एसए में क्या है, एसए में सेम चीज है। पहले प्रीवियस ईयर्स उठाइए, कई सारे कोचिंग्स के मटेरियल हैं, उनको सोचिए उसमें क्या क्या हो सकता है। इसमें मेनली ये है कि आप कितना डाइवर्स सोच सकते हैं। एसए में मेन यही है, आप कितने पॉइंट ऑफ व्यू को टच करते हैं। आजकल फिलोसॉफिकल एसए आ रहे हैं दोनों, तो आधे तो उसमें जा रहे हैं। तो उनमें सोचिए, एग्जाम्पल लिखिए, डेटा लिखिए। और पुराने कोट्स हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल पर्सनालिटी हैं, उनको अपने सोशल, इकोनॉमिक और अलग अलग जो मतलब जो भी एरियाज हैं उनमें कनेक्ट करिए। तो प्रैक्टिस ही करना है ऐसे में, और कुछ नहीं करना है। जी सर, मुझे लगता है आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई है, बहुत ही सारगर्भित बातें। अगर आपकी बातों को जो वीडियोस देख रहे हैं तो दूर दराज या गांव में बैठ के अगर वो इन फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली सर वो भी यहाँ तक पहुंचेंगे। और मुझे लगता है यहाँ तक पहुंचेंगे नहीं, सिर्फ फाइनल सिलेक्शन लेंगे। सर मैं आपका लास्ट एक सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, इस पूरी प्रिपरेशन में वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें और डिसिप्लिन कैसे बनाए रखें? सर विदाउट इसके वो यहाँ तक नहीं आ सकते हैं। और आपने सर लगातार 4 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किए, आप यूपी पीसीएस में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और आप सर यहाँ तक पहुंचे हैं। आप जरूर कुछ एक्सपीरियंस उनको शेयर करिए ताकि वो भी इसको मेंटेन करके यहाँ तक पहुंचे। देखिए, जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं उनको तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, खुद उनको पता होता है करना क्या है। बाकी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका विजन क्या है। अगर आपको अपने गोल की, अपने कंडीशंस की नॉलेज है, अच्छे से आपके दिमाग में है कि मुझे ये करना है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी। दूसरी बात है कि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए, फोन वगैरह पे कम ध्यान दीजिए। और आप एक अपने हिसाब से किसी दूसरे का फॉलो मत करिए, अपना टाइम टेबल बनाइए। जैसा या तो डे वाइज, जैसे मेरा क्या है, मैंने कभी डे वाइज नहीं बनाया, मैं सब्जेक्ट वाइज बनाता था। कि मैं ये 10 दिन में ये सब्जेक्ट कर लूंगा, भले से मुझे 12 घंटा पढ़ने पड़े या 6 घंटे। अपने पेपर में जितने दिन बचे उतना टाइम बचा, कितना प्रैक्टिस, इतना 1 रिविजन, इतना 2nd रिविजन, ऐसे। तो ऐसे बना सकते हैं। अपना डे वाइज बनाइए, सबका अलग अलग है। टाइम टेबल बनाइए, बीच में रेस्ट लेते रहिए, कंसिस्टेंसी नहीं टूटेगी। ऐसा भी नहीं कि लगातार करते जाइए तो फिर थक जाएंगे। बिल्कुल। और थकान ऑब्वियस है, थकान होना, घूम टहल लीजिए, गाने सुनिए, मूवी देखिए, बहुत बिल्कुल है एंजॉयमेंट के तरीके सोशल मीडिया, लेकिन इनमें ज्यादा एंगेज नहीं होना चाहिए। बाकी लास्ट वही है, सबको अपने गोल का रियलाइजेशन होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर वो उसको लेके सीरियस है, उसको कभी कंसिस्टेंट होने में दिक्कत नहीं होगी। जी, थैंक यू सो मच सर ज्वाइनिंग मी। आई विश इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन हो और आपका मैं फिर से इंटरव्यू लूं।